तो फाइनली बिटसेट 2022 का जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है वो परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर तैयार होंगे और मेंटली प्रिपेयर्ड भी है कि आप लोगों को बिटसेट में एक बढ़िया स्कोर लाना है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेगी एक बढ़िया स्कोर लाने के लिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे सारी चीजें जो है अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड होगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पहले से तैयार नहीं है तो पेपर में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट की जो आपकी हॉल टिकट है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है लिंक, तो आप जाके उस लिंक पे क्लिक करिए, देन अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करिए, जो भी आपको एडमिट कार्ड दिख रहा है उसको जो है एक बार प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो ये आपको हॉल में ले जाने से मतलब हॉल सेंटर जाने से पहले जो है ये ध्यान से निकाल लीजिएगा। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे बिटसेट के अंदर उनकी ये चीजें तैयार होगी। सबसे पहले उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की जो भी गलतियां करी थी उन पर अच्छे तरीके से वर्क कर लिया होगा, कि स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत थी तो उस पर देख लिया होगा, या फिर कहीं आपकी स्पीड स्लो रह रही होगी तो उस पर आपने वर्क किया होगा। साथ ही साथ अगर आपका सिलेबस उस टाइम पे उतना कंप्लीट नहीं था तो यहाँ पे आपने बेटर तरीके से उसको कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर आपने थ्योरी तो अच्छे से करी है, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्विंग भी बढ़िया तरीके से करी है। इसके अलावा आपने जो है इस टाइम पे अभी तक रिवीजन भी कर लिया होगा सभी फॉर्मूलाज का, ताकि आप जो है कोई भी फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पे भूले नहीं। इसके अलावा एलआर एंड इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन हो जाता है जो कि जेईई मेंस के अलावा होता है, तो उसकी भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। बाकी अगर आप अभी भी जो है एलआर इंग्लिश को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप हमारे कोर्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिनका पेपर लेट है वो तो आराम से इस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्शन में उस कोर्स की लिंक आपको जो है मिल जाएगी। देन आप लोगों ने जो है इस टाइम तक मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, क्योंकि ये चीज मैं कई वीडियोस में रिपीट करते आया हूं कि बिना मॉक टेस्ट के अगर आप बिटसेट का पेपर देने आएंगे तो आपको काफी डिफिकल्टीज जो है फेस करने को पड़ सकती है, क्योंकि यार आपके पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा किस ऑर्डर में आपको सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए, या फिर किस तरीके से उस लिमिटेड टाइम के अंदर क्वेश्चंस को हम जो है मैनेज कर पाए। तो ये सारी चीजों के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी रहते हैं और उनसे भी जरूरी उनका एनालिसिस रहता है, ताकि आप अपनी गलतियों को पहचान पाए और सेकंड मॉक टेस्ट में जो है उस हिसाब से इंप्रूवमेंट दिखा पाए। अब अगर ये सब चीजें भी कर ली आपने तो क्या 300 प्लस का स्कोर अचीवेबल है? तो शायद अचीवेबल हो, लेकिन उस चीज को और जो है अगर आप पक्का करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और फैक्टर को आपको ध्यान देना होगा, वो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। अगर आपने दिमाग में पहले से एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर लिया तो एक काफी बढ़िया स्कोर बिटसेट एग्जाम में आपका आ सकता है। अब देखिए ये स्ट्रेटेजी पे हम बात करें इससे पहले सबसे जरूरी हो जाता है कि क्या सब्जेक्ट ऑर्डर रहना चाहिए। तो जो भी आपने मॉक टेस्ट के दौरान एक्सपेरिमेंट किया हो कि यार मैं ये सब्जेक्ट को पहले अटेम्प्ट करता हूँ, वो सब्जेक्ट को बाद में, उस तरीके से अगर आपने कुछ एनालाइज किया और आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर पता चला हो तो आप उसके साथ स्टिक करिए। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है तो आप इस जो ऑर्डर दिया हुआ है इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले एलआर एंड इंग्लिश किया, देन केमिस्ट्री किया, देन फिजिक्स, देन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स यहाँ पे जो है लेंदी पड़ जाता है बिटसेट के पेपर में। एलआर इंग्लिश और केमिस्ट्री रिलेटिवली काफी जो है इजी रहते हैं, तो इन सेक्शन में आप जो भी टाइम सेव करेंगे उसको आप मैथ्स में यूज कर सकते हैं। या फिर जो है ये ऑर्डर भी रख सकते हैं, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन एलआर एंड इंग्लिश, मैथ्स। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लग गया तो एलआर एंड इंग्लिश में आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि एलआर एंड इंग्लिश सेक्शन जो है वो जल्दी कंप्लीट हो सकता है, तो वहां पे अगर आपने बैलेंस कर लिया तो मैथ्स के लिए आपको फिर सफिशिएंट टाइम मिल सकता है। तो दोनों में से जो भी आपको बढ़िया ऑर्डर लगे आप उसको फॉलो करिए। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या एक सब्जेक्ट को आपको पहले फिनिश करके दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करना चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो है स्टूडेंट्स को नहीं फॉलो करना चाहिए, यहाँ पे आप काफी टाइम जो है अपना वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर आपको पेपर में काफी बढ़िया परफॉर्म करना है तो पूरे पेपर में आपको एक सेम एफिशिएंसी से जो है आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन यार ये तो एक आइडियल केस हो गया ना, हर एक स्टूडेंट इस तरीके से नहीं कर सकता कि एक सेम एफिशिएंसी से पूरे पेपर में अटेम्प्ट कर रहा है, 3 घंटे का टाइम रहता है वो। तो देखिए अगर हम एफिशिएंसी को यहाँ पे समझे तो पहले घंटे में स्टूडेंट की एफिशिएंसी बहुत हाई पे रहती है, 85 टू 100% के आसपास, और वो मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाता है। देन सेकंड आवर में जो है एफिशिएंसी थोड़ी गिर जाती है, 60 टू 85 पहुंच जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या टारगेट रखना रहता है कि किसी तरीके से और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को बूस्ट करे। और जो थर्ड आवर रहता है वहां पे एफिशिएंसी और गिर जाती है, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि मतलब आपको जो भी चीज समझ में आ रही है उनको अटेम्प्ट कर ले, ताकि और थोड़ा स्कोर बूस्ट हो जाए। तो हमें ये ओवरऑल समझ में आ रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड आवर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करेगा आपके पेपर के टाइम पे। अब देखिए यहाँ पे जो हम अपनी स्ट्रेटजी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले 160 मिनट्स और लास्ट के जो है 20 मिनट्स।
तो यहाँ पे जो है टोटल पेपर आपको जो है 3 राउंड में करना है पहले आपके 160 मिनट्स के अंदर, इसे हम कहते हैं राउंड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 60 मिनट्स में आपने राउंड 1 में सारे इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, सब्जेक्ट के जैसे भी आपने कोई ऑर्डर मान लो फॉलो कर रहे हो, तो सबसे पहले जैसे एलआर एंड इंग्लिश के सारे इजी क्वेश्चंस आपने देख लिए, फिर आपने जो है केमिस्ट्री के सारे इजी क्वेश्चंस देख लिए, फिर फिजिक्स के सारे इजी क्वेश्चन, देन मैथ्स के इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट पे बढ़े कि एलआर इंग्लिश के मॉडरेट, फिर आपके केमिस्ट्री के मॉडरेट, फिर फिजिक्स के, फिर मैथ्स के, और इस तरीके से। तो 60 मिनट्स में इजी क्वेश्चन, 60 मिनट्स में मॉडरेट क्वेश्चन, 40 मिनट्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की। लेकिन अब ये चीज कैसे पता लगा है कि यार कौन से इजी में लाई करते हैं, कौन से मॉडरेट में, कौन से डिफिकल्ट में, तो यहां भी मैं आपकी हेल्प करना चाहूंगा। देखिए, जो आपके इजी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं, जनरली वो क्या होते हैं, आपके एनालॉजी वाले हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन वाले हो सकते हैं, ठीक है, इनमें टाइम काफी कम लगता है, इनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। या फिर जो है अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो पैटर्न परसेप्शन वाले क्वेश्चन हो गए, रूल डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ये इजी रहते हैं, तो इनमें आपको 20 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, तो इनको आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपके जनरली ग्रामर और वोकैब वाले काफी इजी रहते हैं। इनमें क्या होता है, या तो क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो ये भी आप जो है जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। देन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो है आपको सारे थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस है उनको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहती है, तो आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं लोगे। देन कुछ चैप्टर्स जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, तो ये ज्यादातर थियोरेटिकल वाले हो जाते हैं, ठीक है, तो इन पे पहले अटेम्प्ट कर लिए। कुछ अगर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उनको भी जो है आप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वो ऐसा हो कि फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं हो, फटाफट जो है आप उनको अटेम्प्ट कर पाए। या फिर ग्राफ वाले भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गए, या फिर ग्रेविटेशन में जो हो गया आपके पोटेंशियल, ठीक है, इस टाइप के अगर जो है ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं तो इनको भी आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास डायग्राम रहता है ना तो उनको आप इंफॉर्मेशन को और जल्दी जो है इंटरप्रेट कर पाते हो। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में जो है आपको यहाँ पे एवरेज टाइम लेस देन इक्वल टू 30 सेकंड्स ही लगेगा इन इजी क्वेश्चंस में। इसमें इनऑर्गेनिक के आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं कि ज्यादा सोचना नहीं है, कभी कभी तो मतलब 5-10 सेकंड में ही कर लोगे फटाफट। फिर थियोरेटिकल क्वेश्चंस कुछ आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन हो गए, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म हो गए, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, और कुछ लास्ट के चैप्टर हो जाते हैं ना जो कि थ्योरेटिकल टाइप रहते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये वाले हो गए। जैसे स्ट्रक्चर का नाम पूछ लिया तो भाई स्ट्रक्चर या तो पता होगा नहीं पता होगा, टाइम थोड़ी वेस्ट करना है उन क्वेश्चन में, तो ये सारे जो है आपके इजी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में आपके कौन से इजी चैप्टर्स हो गए, ये जो गिवन नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने आपको दिए ये सारे काफी इजी हो जाते हैं। यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो इनका वेटेज जो है हमें काफी हाई देखने को मिला था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए इसे। साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक ऐसा चैप्टर था जो कि इजी भी है, साथ ही साथ उसका वेटेज भी अच्छा देखने को मिला था, तो हो सकता है इस बार कोई और जो है अपने सेट ऑफ चैप्टर्स हो जाए, लेकिन इन पे जो है आप फोकस अच्छे से करके जाइए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन वाले रहते तो वो भी हमारे इजी में आ जाते, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आपको पता है उसका प्रोसीजर कैसा रहेगा, 3 से 4 स्टेप से ज्यादा जो है नहीं लगने वाले, तो उन वो भी जो है हमारे इजी क्वेश्चन में आ गए। अगले अगर हम राउंड 2 की बात करें जिसमें मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें एवरेज टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, एलआर के लिए 20 से 40 सेकंड लगते हैं, बट लगता कम ही टाइम है। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में हमारे सीरीज, चार्ट लॉजिक वाले क्वेश्चन हो गए। देन नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो पेपर कटिंग, फिगर फॉर्मेशन, एनालिसिस, ये वाले क्वेश्चन हो गए आपके। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कंपोजिशन में जो आपके शॉर्ट वाले मतलब कि शॉर्ट पैसेज दे के रखे तो वो आप इजीली, या फिर कंपोजिशन में सिंपली एक सेंटेंस में रीअरेंज करना है वर्ड्स को, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो ये भी आपके जो है ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि आपने ऑलरेडी सॉल्व किए, 3 से 4 स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये सारे आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। टाइम इसमें हल्का सा ज्यादा हो जाता है, 45 से 75 सेकंड के आसपास। देन इनमें जनरली मिक्स रहता है मल्टीपल चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का, तो ये वाले हो जाते हैं। फिर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो है आपके फॉर्मूला बेस्ड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे आपको मान लीजिए कुछ फ्लो टाइप का बना हुआ है कि इससे जो है ये रिएजेंट डालो तो ये कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड में ये रिएजेंट डालो तो ये बनेगा, ऐसा कुछ करके, तो यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट करना रहता है, 2-3 स्टेप्स बनानी रहती है, टाइम हल्का सा ज्यादा ले लेते हैं क्वेश्चन, तो 45 से 75 सेकंड इनमें भी मान के चलिए। या फिर कोई ये लास्ट स्टेप पे आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आपको इनऑर्गेनिक का दे दिया, ये रिएक्शन से ये कलर आया था, इससे ये आया, और आखिरी का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये टाइप के क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं। अगला अगर हम मैथ्स की बात करें तो इन टाइप के क्वेश्चंस में यार आपको अप्रोच पता रहता है, ठीक है, और इसमें भी आपके 3 से 4 स्टेप से ज्यादा नहीं लेंगे, तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं, जनरली मिक्स रहता है 2 से 3 चैप्टर का। अब लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम डिफिकल्ट वाले बात करें तो लॉजिकल डिडक्शन वाले क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं।
या फिर जो है आपके फिगर मैट्रिक्स के भी कहिए, उनमें कभी कभी लॉजिक क्रैक नहीं हो पाता या थोड़ा टाइम ले लेता है। और अगर कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि क्यूब्स वाला आ गया, डाइसेस वाला आ गया, तो इस टाइप के आप पहले से तैयार नहीं रहते, ठीक है ना। ये क्योंकि देखो ब्रोशर में मेंशन नहीं है, बट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम भी ये चीज देखी होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपका हो सकता है टाइम ले ले, तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना चाहिए। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आरसी या कंपोजिशन में अगर लंबा वाला कोई क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, बड़ा सा आरसी दे के रखा है, तो भाई पढ़ने में ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये जो है डिफिकल्ट में आ गए। फिजिक्स में बात करें कंप्लीटली नया क्वेश्चन है या फिर लेंदी अप्रोच है, तो ये वाले हो गए। केमिस्ट्री में बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन रहते हैं जो कि डिफिकल्ट कैटेगरी में लाई करते हैं। वैसे जनरली केमिस्ट्री इजी रहता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि बुक से थोड़ा बाहर पूछ लिया जाए, आपको उसका ज्यादा आइडिया नहीं है, तो उसको पर्टिकुलरली डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं कि हमें यार उतना टाइप उस टाइम पे नॉलेज ही नहीं था, शायद हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो यार, जितना हम एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ के गए थे शायद जो है एक आधा फंस जाए। तो उसके लिए बहुत टेंशन मत लीजिए यार, 2-3 क्वेश्चन तो छोड़ के भी आना चाहिए, ठीक है ना। जितने अटेम्प्ट कर रहे हो उतने अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ, बस ये चीज है। फिर कुछ कंप्लीटली नया क्वेश्चन दिख जाए या लेंदी अप्रोच रहे, लेंदी वाले तो बहुत ही कम फिजिकल में यार इतनी कैलकुलेशन नहीं रहती है, ठीक है। अब अगर मैथ्स की बात करें जो कि आपके डिफिकल्ट में आ जाते हैं, तो कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन हो गया या फिर लेंदी अप्रोच वाला हो गया, या फिर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो वो आपके जो है डिफिकल्ट में आ जाते हैं। इनमें 2 मिनट से ज्यादा लग जाता है, मतलब एवरेज टाइम अगर पर क्वेश्चन का देखे ना, उस हिसाब से ये काफी ज्यादा टाइम ले लेते। तो ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में दिखेंगे, बट इन्हें आखिरी के लिए छोड़ दोगे तो जो टाइम आप सेव कर रहे हो वो बाकी क्वेश्चन में पूरी तरीके से यूज कर पाओगे। और ये स्ट्रेटजी को अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो कम से कम सारे क्वेश्चंस को आप देख पाओगे, तो कम से कम इस बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि जो क्वेश्चन आता था वो भी मेरा छूट गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे यार कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में है, ठीक है, बहुत आइडिया दे दिया मैंने आपको, लेकिन एक पहले ही इंस्टेंट में हम कैसे चेक करें, तो उसके लिए आपको स्किमिंग टेक्निक को यूज करना है। स्किमिंग टेक्निक ये बोलती है कि 5 से 10 सेकंड यार क्वेश्चन में इन्वेस्ट करो, फटाफट स्पीड रीड करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बेसिक आइडिया उसके पीछे का समझो, किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, ये चीज देखो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं इंटरप्रेट करने के लिए, तो उससे भी हम इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हैं कि हाँ ये एनएलएम का क्वेश्चन है या फिर इस टॉपिक का क्वेश्चन है, तो हम जो इसे सॉल्व करेंगे। अब जो बचे हुए आपके पास 20 मिनट्स है, पहले 160 मिनट्स हमने राउंड स्ट्रेटेजी को डिवोट कर दिया, लास्ट के जो 20 मिनट्स है उनमें जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उन पे सिंपली अटैक करो, ठीक है। अब सिंपली अटैक करने का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको शुरू से स्टार्ट हो जाना है। अब ये नहीं देखना है कि इजी में, डिफिकल्ट में या फिर कोई मॉडरेट कैटेगरी में, बस अनअटेम्प्टेड है तो हमें अब देखना है कि क्या हमसे अभी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और यहाँ पे आपको कोई अपनी स्मार्ट टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्राफिकल अप्रोच, पहले इंस्टेंट में क्लिक नहीं करते ये सब चीजें, हो सकता है सेकंड बार देखेंगे तो क्लिक कर जाए, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। तो ये लास्ट के जो 20 मिनट रहेंगे ये आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। और यही 20 मिनट डिसाइड करेंगे क्या आप बोनस क्वेश्चन पे जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि जो टाइम रह जाएगा ना वही तो यार आपको बताएगा कि भाई अब बोनस पे जाओ या नहीं। अगर 1-2 मिनट रह जा रहे तो बोनस पे हम थोड़ी जा पाएंगे, ठीक है। तो बोनस के लिए हमें तभी जाना चाहिए जब आपके पास 7 से 8 मिनट से ज्यादा टाइम बचा हो। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी ये कंडीशन हो गई कि अगर आपने यार 115 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो डेफिनेटली एक चांस ले सकते हैं आप बोनस क्वेश्चन पे जाने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने ग्राफ टाइप का बना के रखा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड वर्सेस श्योरिटी ऑफ गोइंग फॉर बोनस परसेंटेज। मतलब जैसे 115 के ऊपर अगर आप क्वेश्चन 115 पे 20% जो है एक श्योरिटी रहती है कि भाई हाँ बोनस पे जाओ, ये फायदा होगा। फिर जैसे जैसे आपका जो है ग्राफ बढ़ता जाएगा, आप 125 पे पहुंचे तो परसेंटेज उतना ही ज्यादा हो जाता है, तो इस हिसाब से हमें रिस्क, तो 115 के ऊपर यार आप एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि भाई ओवरऑल आपका नेगेटिव में नहीं चला जाना चाहिए, नहीं तो इतना एफर्ट्स भी डालो और नेगेटिव हो जाए तो फायदा नहीं होगा हमें। बाकी एक बार यार अपना टारगेट स्कोर को जरूर मेंशन करें, क्योंकि हमने यहाँ पे यार प्रॉपर तरीके से चीजों को डिस्कस किया है कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए किस तरीके से वर्क करेंगी। जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को काफी फायदा हुआ, पिट सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फायदा हुआ, तो ये स्ट्रेटेजी ओवरऑल यार पहले ही स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो अब आपको यार बना बनाया पूरी चीज मिल चुकी है। मान लो आपके दिमाग में कोई और स्ट्रेटेजी थी तो उसको इसके साथ इंटीग्रेट कर लो, ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब साथ ही साथ यार टारगेट स्कोर जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, इससे आप ही को मोटिवेशन मिलेगा कि आपको बेटर करना है और सेकंड अटेम्प्ट में जो है बेहतर करके आना है। और ये चीज को इंश्योर करिए कि आपके बीच और आपके टारगेट स्कोर के बीच कोई भी नहीं आए। कितने भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हो, रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को अभी के लिए दूर रखिए और पेपर में अपना बेस्ट देके आइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।